जिनका भी स्ट्रेट लाइन वगैरह बाद में आप ज्वाइन किए थे कोऑर्डिनेट, तो उनके लिए मेकअप क्लास ऑलरेडी आपके पास वीडियो है मैथ के सर का, लेकिन फिर भी मैं एक मैथ का मेकअप क्लास अरेंज कर रहा हूँ लाइव। और रेस्ट एंड मोशन का बस फर्स्ट क्लास लिया हूँ ड्रॉपर बैच में मेकअप क्लास में, तो जो भी बाद में ज्वाइन किए हैं फिजिक्स में काइनेमेटिक्स का मेकअप क्लास प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि रेस्ट काइनेमेटिक्स का बाकी फिजिक्स चैप्टर में बहुत बार यूज होगा। किसी भी तरीके से टाइम को मैनेज करके क्लास ज्वाइन कर लेना है। देखिए 40 का आई, आप में से और किसी का आंसर आया स्टूडेंट? फोर 3 2 1। मेरे पास 6 ही डिफरेंट टाइप का फोटोन था, राइट? अब यहां देखिएगा, तो ऐसा लग रहा है कि सर ये तो हो गया यूवी, राइट? डैम श्योर। लेकिन इसमें सबसे मैक्सिमम लैम्डा किसका रहेगा? मैक्सिमम लैम्डा इससे बड़ा लैम्डा तो किसी का नहीं रहेगा। अगर इसी को क्रॉस चेक कर लें, देखिए बाकी सबका नहीं है, अगर इसी को क्रॉस चेक कर लें और ये लैम्डा अगर यूवी जोन में रहेगा तो बाकी सारा लैम्डा में तो उससे इससे कम ही रहेगा, तो यूवी जोन में ही रहेगा, राइट? अगर ऐसा क्रॉस चेक कर लें तो इसका मैक्सिमम लैम्डा 1 बाई लैम्डा मैक्स इस 6 फोटोन में से जिसका सबसे बड़ा लैम्डा था उसका अगर निकालते हैं आर जेड स्क्वायर 1 बाई 9 माइनस 1 बाई 16, तो कितना आ जाएगा? 1 आर 16 इंटू 7 बाई 9 इंटू 16, तो कितना? 7 आर बाई 9, तो लैम्डा मैक्स कितना हो जाएगा? सर 9 बाई 7, 9 बाई 7 आर, ठीक है ना? 9 बाई 7 आर का एकदम बिल्कुल मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है। एक मिनट 9 बाई नीचे 7 रहेगा ना, 9 बाई 7 आर, तो 1 बाई आर का वैल्यू तो ऑलरेडी आप निकाले हुए हैं, तो 117.12 नैनोमीटर, राइट? बताइए ये क्या विजुअल का है या विजुअल से कम है? विजुअल शुरू होता है मोटा मोटी 350 नैनोमीटर से 760 या 750, राइट? अप्रोक्सीमेटली ये था विजुअल का जोन। ये जो 6 डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोन था उसमें सबसे बड़ा मैक्सिमम लैम्डा था वो है 117.12, तो बाकी का लैम्डा इससे बड़ा तो नहीं रहेगा, छोटा ही रहेगा, इधर ही फॉल करेगा। इसका मतलब आपका लैम्डा, आपका कोई भी 6 फोटोन में से किसी भी फोटोन, कोई भी फोटोन अल्ट्रा विजुअल जोन का होगा, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 0 नहीं। अच्छा, नॉट इन विजुअल जोन, तो नॉट इन विजुअल जोन का आंसर हो जाएगा 6, राइट? लेकिन अब मिस्टेक कहां पे होगा? देखिए मिस्टेक क्या होगा कि हम लोग तो हाइड्रोजन वाला याद रखेंगे, बामर। जनरली जो इन जनरल जो ऐसे मतलब एनसीईआरटी लेवल से हम लोग जब पढ़ लेते हैं तो उसमें जनरली हम लोग को हाइड्रोजन का याद रहता है कि बामर विजुअल, तो आप तो यहाँ पे बामर लाइन देखते रहते हैं, तो बामर लाइन एक ए नजर आता और एक ए नजर आता, 2 बामर नजर आता, तो लगता कि 2 लाइन विजुअल जोन का है, बाकी 1 2 3 4 ये 4 लाइन विजुअल जोन का नहीं है, करेक्ट? तो करेक्ट आंसर आपको नजर आता 4, बट यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या था? 6, करेक्ट? तो यही इस क्वेश्चन में ट्रिक था, जो हम लोग बार बार ऐसे कंपेयर करते हैं ना, तो उससे हम लोग को एक क्वेश्चन बन गया, करेक्ट? समझे इस क्वेश्चन का ग्रेविटी? और सबसे आसान क्वेश्चन लास्ट में दिया गया है, इसको तो खुद ही आप पढ़ कर ही बन जाएगा, पेन उठाने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हाँ 3 हो जाएगा। चलिए वेरी गुड। चलिए तो हम लोग 40 का ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन हर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट पे सॉल्व कर लिया। हो गया ना स्टूडेंट? लिख लिए?
ये हाँ, चूँकि जेड स्क्वायर ऊपर होते जाता है ना, नहीं फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुआ ना, एटॉमिक नंबर ज़्यादा बढ़ेगा तो जेड, तो 1/λ का वैल्यू ज़्यादा हो रहा है, मतलब लैम्डा कम हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। अब हेडिंग बनाइए, ड्यूअल नेचर ऑफ ए पार्टिकल तो लिखना चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रॉन ही लिखिए। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। इसमें फर्स्ट पॉइंट बनाइएगा, डी ब्रॉगली प्रपोज दैट, एक मिनट रुकेगा, देखिए डी ब्रॉगली का थ्योरी एक्चुअल में ड्यूअल नेचर का मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन का में पार्टिकल नेचर भी रहेगा और वेव नेचर भी रहेगा, ये बोलने का सेंस था, ठीक है। बट एक्चुअल में डी ब्रॉगली का जो ये थ्योरी आई, जो उन्होंने हाइपोथेसिस जो सोचा, वो आइंस्टाइन के एक्सपेरिमेंट के बाद, क्योंकि सबसे पहले इस पर काम किसने किया कि लाइट का दोनों कैरेक्टर होता है, आइंस्टाइन का फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, राइट। इसका मतलब डी ब्रॉगली का थ्योरी बाद में आया है, आफ्टर आइंस्टाइन का थ्योरी, ओके। वहाँ से ही चीज़ें शुरू हो गया था कि किसी भी लाइट एक पार्टिकल भी है, लाइट वेव कैरेक्टर भी है। पार्टिकल जो है उसका नाम है फोटोन, राइट। तो देखिए डी ब्रॉगली प्रपोज दैट इलेक्ट्रॉन बिहेव्स बोथ एज मटेरियल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज बोथ material particle as well as wave। हाँ मैं बोल रहा हूँ, डी ब्रॉगली प्रपोज दैट इलेक्ट्रॉन बिहेव्स बोथ एज ए मटेरियल पार्टिकल and as well as wave। Electrons behave as both as a material particle as well as wave। First point। Second point लिखिए, according to this theory the electrons, protons and even atom, electrons, protons and even atom, according to this theory the electrons, protons and even atoms when in motion having wave character, एक और पॉइंट मेरी तरफ से लिखिए, फॉर एनी पार्टिकल हैविंग वेव कैरेक्टर एक मिनट रुकेगा स्टूडेंट। देखिए आप जैसे आप सपोज कीजिए कि वेव कैरेक्टर के लिए कभी कभी किसी मूवी में देखते होंगे, खासकर साउथ इंडियन मूवी में, कि बुलेट जा रहा है एकदम वेव बनाते हुए, राइट। तो वो एक्चुअल में ठीक है, मेरा साउंड इको हो रहा है, ठीक है। मैं एक मिनट, यहाँ से हो रहा है इको या ओके हाँ चलिए, मैं लास्ट लाइन ये बोल रहा था कि
कि किसी भी पार्टिकल का में वेव कैरेक्टर होने के लिए पहला पॉइंट तो है, लास्ट लाइन मेरा था, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इवन एटम व्हेन इन मोशन, व्हेन इन रेस्ट या मोशन, व्हेन इन मोशन हैविंग वेव कैरेक्टर। अब उसके बाद जो मैं लास्ट लाइन लिखवाने जा रहा हूं वो है कि एक्चुअल में किसी भी पार्टिकल में वेव कैरेक्टर होने के लिए पार्टिकल का मास शुड बी वेरी लेस, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटम, मास शुड बी वेरी हाई या वेरी लेस, एंड स्पीड शुड बी वेरी हाई कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का, एक मिनट, फॉर हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड था 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, राइट, समथिंग लाइक दिस। तो 10⁶ तो नहीं लगता कि एकदम 3 इंटू 10⁸ के ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, लेकिन 10⁶ बहुत बड़ा ऑर्डर हो गया। इसलिए जब क्वेश्चन कोई असाइनमेंट में क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा 0.1 kg या इवन 0.1 ग्राम, तो 0.1 ग्राम हम लोग को लग रहा है कि बहुत छोटा मास है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में तो बहुत बड़ा मास है ना, अरबों खरबों टाइम्स बड़ा है 0.1 ग्राम। तो लिखिए क्या लिख रहे थे लास्ट लाइन, फॉर एनी पार्टिकल हैविंग वेव कैरेक्टर मास ऑफ पार्टिकल शुड बी वेरी लेस, मास ऑफ पार्टिकल शुड बी वेरी वेरी लेस and speed of particles should be very high, and speed of particles should be very high. Comparable to speed of light, as comparable to speed of light. ये मैं क्वेश्चन बनाने के बाद हम लोग को ऑब्जर्व हुआ है, ठीक है। अच्छा यहाँ सपोज यहाँ देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं कि असाइनमेंट में कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें लिखा रहेगा कि इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के लिए आएगा, अब वेवलेंथ का वैल्यू अभी है, चलिए अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और मान लेते हैं कि वेवलेंथ का वैल्यू 10⁻34 मीटर आया, 10⁻34, तो आंसर तो आ गया, बट इसका प्रैक्टिकल मीनिंग है कि वेव लेंथ का जो आप लोग जानते थे कि क्रेस्ट टू क्रेस्ट या ट्रफ टू ट्रफ के बीच का गैप, राइट, इसका मतलब इस दो पॉइंट के बीच का गैप 10⁻34 मीटर अगर आता है, इसका मतलब गैप नहीं लगता कि ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। 10⁻9, इवन 10⁻12, इवन 10⁻15 तक टॉलरेबल है कि हम लोग वेव के क्रेस्ट को ऑब्जर्व कर पाएंगे, देख पाएंगे। लेकिन 10⁻34 अगर आता है, इसका मतलब सर ये तो क्रेस्ट और क्रेस्ट नजर ही नहीं आएगा, ये एक दूसरे पर ओवरलैप कर गए, राइट। इसका मतलब है कि वेव क्रिएट नहीं हो रहा है। इसका प्रैक्टिकल मीनिंग है कि वेव क्रिएट, जब मार्क्स लाने के लिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया बट वेव क्रिएट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये रहेगा प्रैक्टिकली, ओके। एनीवे, तो देखिए डी ब्रॉगली पॉइंट नोटेड, किसी पार्टिकल का डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला दिया गया है h/mv, जहां पे m क्या है, यहाँ पे m है मास ऑफ पार्टिकल, और अगर पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मास ऑफ पार्टिकल। अब v क्या है, स्पीड ऑफ पार्टिकल। कहीं कहीं पे ये भी लिखा रहेगा mv तो होता है लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, इसलिए लैम्डा इक्वल टू h/pv लिखा रहेगा, p का मतलब mv, राइट। यहाँ दिखाइए, और सारे वैल्यू को ऐसा ही सिस्टम में अगर लेते हैं तो लैम्डा का वैल्यू मीटर में आएगा, राइट। अब चलिए, तो मैंने आपको बोला था कि देखिए
डी ब्रॉगली एक्चुअली किन से इंस्पायर होकर ये थ्योरी दिए, किस थ्योरी को फॉलो अप करके? आइंस्टाइन का थ्योरी, यस, फोटोन के थ्योरी से। तो एक्चुअल में आइंस्टाइन का एक थ्योरी था E=mc², करेक्ट? और यस, उसमें उन्होंने क्या बताया कि मास ही एनर्जी है, एनर्जी ही मास है। इसका मतलब मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, करेक्ट? तो जस्ट इमेजिन, खैर वो सब टेक्निक अभी हम लोग के पास नहीं है, बट जितना भी एटम बम, परमाणु बम जो बोलते हैं, ऑलमोस्ट इसी के थ्योरी पे तो काम करता है। एनर्जी इतना प्रोड्यूस हो गया। तो E=mc², तो नहीं था कि हम सर इस मार्कर को अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर एनर्जी निकाला जाए तो समझ सकते हैं कितना बड़ा एनर्जी मिलेगा जूल में। 10⁻15 का ऑर्डर का मिलेगा, राइट? 10⁻15 जूल। दूसरी बात है कि इसको हम कोई एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। एनीवे, तो E=mc², करेक्ट? तो उनका, लेकिन ए में अभी एक इक्वेशन ये है, प्लस एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है? एनर्जी ऑफ फोटोन होता है, एक तो होता है hc/λ, यहां से m/c के लिए क्या लिखेगा सर? m/c के लिए E/c लिख दीजिए, करेक्ट? हम लोग फोटोन के लिए काम कर रहे हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं? फोटोन के लिए। तो mc=E/c। और डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट क्या है? h/p। और फोटो यहाँ पे m/c, यही तो p है। अगर फोटोन के लिए बात कर, m मान लेते हैं मास ऑफ फोटोन। m क्या मान लेते हैं? मास ऑफ फोटोन। ठीक है? और mc का वैल्यू कितना था? E/c ना? E/c, तो hc/e। या इसको ऐसे कीजिए, एक्चुअली मैं कुछ आपको, अच्छा ये फार्मूला कहाँ से आया वो मैं एक्चुअली मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ देखिए, mc=E/c, एक फार्मूला तो ये है। ठीक, और इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं hc/λ, बट यहाँ देखिएगा एनर्जी, ये क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन। बट hc/λ एक किसका थ्योरी था? प्लैंक का थ्योरी, नहीं? एनर्जी ऑफ फोटोन hν, एनर्जी ऑफ फोटोन =hν, या इसको hc/λ, ये तो प्लैंक का क्वांटाइजेशन का थ्योरी था, राइट? तो मैंने एनर्जी ऑफ, मैंने यहाँ पे mc=E/c लिखा, किसके अकॉर्डिंग? आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग। बट एनर्जी ऑफ फोटोन का वैल्यू मैं hc/λ लिख दिया, किसके अकॉर्डिंग? प्लैंक के अकॉर्डिंग। अब बाई सी, ए सी नीचे बचा रहेगा, सी और सी आपस में कैंसिल, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया? h/mc। और mc यहाँ पर क्या? मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो ओरिजिनली ये फार्मूला जो हम लोग डी ब्रॉगली दिए हैं, वो एक्चुअली ओरिजिनली कहाँ से फार्मूला आया है? आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट और प्लैंक थ्योरी ऑफ लाइट, क्वांटाइजेशन थ्योरी ऑफ लाइट, दोनों को मिक्स करके, राइट? वही मैं थोड़ा सा दिखा देगा एक्चुअली थ्योरी कहाँ से इंस्पायर्ड था। बोलिए, हाफ mv² क्या होता है सर? काइनेटिक एनर्जी। m² v² 2 = m × k लिख सकते हैं, दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो mv = क्या लिख सकते हैं सर? 2m के √/,
तो कहीं कहीं पे हो सकता है कि H/m भी, यही हम लोग जानते थे डी ब्रॉगली वेवलेंथ, बट कहीं कहीं पे आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है एम भी के बाद 2m के। कहने का सेंस है किसी क्वेश्चन में मैंने स्पीड और मास नहीं दिया, काइनेटिक ने दिया और मास दिया, तो स्टूडेंट हो सकता है कि वहाँ से क्या करें कि यहाँ से पहले दिस इक्वल टू दिस करके स्पीड निकालेंगे, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। डायरेक्टली आप √2m के कर दीजिए, करेक्ट। डायरेक्टली क्या कर दीजिए, एम भी के बदले √2m के। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसको भी बॉक्स में कर लीजिए। एक इट इज़ काइंड ऑफ प्रॉब्लम, फिर भी इसको देखते हैं। मान लेते हैं कि मेरा कोई एक चार्ज पार्टिकल है 2 प्लेट के। देखिए यहाँ पे हम लोग जो प्लेट का कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना पहले, वो यहाँ पे काम में आ जाएगा। और क्वेश्चन ए पूछा जाएगा, ए है प्लेट ए है प्लेट बी। अब VA माइनस VB का पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट दिया रहेगा। कितना वोल्ट? V वोल्ट। और तब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि और कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग बाय इटसेल्फ फ्रॉम वेयर टू वेयर, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो क्वेश्चन ए रहेगा, इसका मास दिया रहेगा, मास इज m। क्वेश्चन रहेगा कि व्हेन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम व्हेन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रिलीज फ्रॉम हायर पोटेंशियल प्लेट, देन व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ व्हेन इट रीचेज एट लोअर पोटेंशियल प्लेट। कहाँ पे पूछा गया है? यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे पहुँचने के टाइम पूछा गया है। तो सर यहाँ का अगर मुझे स्पीड पता चल जाए, अगर स्पीड पता चल जाए तो हम लोग यहाँ पे का वेवलेंथ बता सकते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, करेक्ट। यहाँ तो जब रिलीज कर रहे हैं तो यहाँ तो वेवलेंथ डी ब्रॉगली का रहेगा ही नहीं। या आप ऐसे सोचेंगे कि सर H/mv कर दीजिए और यहाँ पे स्पीड 0 रहे कर दीजिए, तो 0 तो लैम्डा इन्फिनिटी, 0 तो लैम्डा क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो वेव वहाँ पे वेव प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। एनीवे, तो लिखिए ए प्रॉब्लम टाइप थ्योरी हो गया। फाइंड दैट इफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रिलीज फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट, रिलीज बोल रहा हूँ, इज इट कंपल्सरी ऑलवेज रिलीज रहेगा? कभी कभी प्रोजेक्ट भी तो कर सकते हैं। इफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रिलीज फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट, then find out de Broglie wavelength, when charge particle reaches at plate B, when charge particle reaches at plate B। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं थोड़ा बहुत, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, total mechanical energy at plate A must be equal to total mechanical energy at plate B। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी एट प्लेट A प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट प्लेट A इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट प्लेट B प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट प्लेट B। यहाँ तक आइए। काइनेटिक एनर्जी हम लोग प्लेट ए पे तो दिए ही नहीं है क्योंकि रिलीज किए हैं, और इसके लिए क्या लिख सकते हैं? Q इंटू वी ए, एक फार्मूला दिया था, याद होगा आप लोग को, इक्वल टू के बी प्लस क्यू इंटू वी बी। तो के बी कितना निकल गया? काइनेटिक एनर्जी एट प्लेट बी, सर Q वी ए माइनस वी बी, राइट। अब वी ए माइनस वी बी कितना दिया हुआ है? V वोल्ट।
सर Q इंटू वी, राइट। तो क्या डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए डायरेक्टली हम लोग ये फार्मूला बैठा सकते हैं, Hy√2m k@b। और kb का वैल्यू यहाँ पे कितना है स्टूडेंट, Q इंटू वी। यहाँ तक आ जाइए। तो ऑप्शन में ऐसा भी नज़र आ सकता है, इस टाइप से भी क्वेश्चन सेट किया जाएगा, नहीं असाइनमेंट में मिलेगा पक्का। तो सच बताइए ये कोई थ्योरी है या इट इज़ काइंड ऑफ प्रॉब्लम था? इट इज़ काइंड ऑफ व्हाट, प्रॉब्लम। यहाँ तक आइए। अब नीचे केस फर्स्ट बना लीजिए इसमें, इसी प्रॉब्लम के लिए। मतलब आप लोग को रेडीमेड कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे देते हैं फास्ट होने के लिए। ये जो प्लेट का प्रॉब्लम है उसके लिए, इफ चार्ज पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन, अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन रहेगा तो लैम्डा इक्वल टू, तो इस केस में क्या हो जाता, लैम्डा इक्वल टू क्या होता। अब दूसरी बात कि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन रहता तो हम लोग यहाँ से रिलीज करते, तब यहाँ से यहाँ आता, राइट। यहाँ से रिलीज करेंगे तो जाएगा ही नहीं। तो इफ चार्ज पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन एंड इट इज एक्स, ऐसे लिख लीजिएगा, इफ चार्ज पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन and it is accelerated by potential difference V. If charge particle is electron and it is accelerated by potential difference V. जैसे ही मैंने बोल दिया accelerated, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डैम्स योर लोअर प्लेट से हायर प्लेट की तरफ जाएगा, करेक्ट। अब ये पूरा बात हो गया। तब यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, H बाई, डायरेक्ट वो तो सॉल्व कर दिया ना वहाँ तक, टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ई रहेगा मैग्नीट्यूड बाई, और यहां पे v। इसको सॉल्व करने के बाद यहां देखिएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड और पुट करेंगे और एच का सब कुछ ले लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद 150/v √ओवर एंगस्ट्रॉम आता है, जहाँ पे भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। रेडीमेड पूरा सॉल्व करके बता दिया हूँ इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर यहाँ पे EV, तो वो सारा कुछ मैं सॉल्व कर लिया हूँ। यहाँ पे E सारा वैल्यू ऐसा इस सिस्टम में लेने के बाद, एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10। तो इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन के लिए आप फास्ट हो गए कि आपको रेडीमेड पास पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अगर 10 वोल्ट रहेगा तो 150/10 √ओवर एंगस्ट्रॉम, करेक्ट। और अगर चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन रहेगा तो कितना याद रखिएगा, चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन रहेगा तो आपको घर पे निकालना है उसको, ठीक है। मैं इलेक्ट्रॉन के लिए रेडीमेड दे दिया, प्रोटॉन के लिए आप लोग बताएंगे। अब ये समझ में आ रहा है कि प्लेट का कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट था। प्लेट का कॉन्सेप्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट था, और डी ब्रॉगली का थ्योरी में इस पे भी इस प्लेट बनाकर प्रॉब्लम्स को सेट किया जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, पॉइंट टू बी नोटेड। अब डी ब्रॉगली का कौन थ्योरी आने के बाद एक नया बात शुरू हो गया। अब वो नया बात ये है कि पहले तक हम लोग क्या जान रहे थे, पहले तो जान रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे जंप करता है तो एक फोटोन रिलीज करेगा, उसका लैम्डा निकालते थे। लेकिन अगर पॉइंट टू बी नोटेड,
इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट नंबर n में अगर मूव कर रहा है, अगर किसी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो इसमें पार्टिकल कैरेक्टर भी रहेगा और वेव कैरेक्टर भी तो रहेगा। पार्टिकल कैरेक्टर भी और वेव कैरेक्टर भी रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ पार्टिकल नजर आएगा या इलेक्ट्रॉन वेव के जैसा भी नजर आएगा? इस तरीके से भी आपको नजर आएगा। करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर, और एक्चुअल पॉइंट भी नोटेड, यहाँ ध्यान सुनिएगा, ये कहीं ना कहीं में टर्म यूज किया होगा कि ऑर्बिट नंबर, साइज ऑफ ऑर्बिट का मतलब होता है, किसी भी ऑर्बिट का साइज का मतलब होता है न्यूक्लियस से उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्यों बोलते थे वो अभी समझ में आ रहा है? क्लाउड का मतलब वेव टाइप का, राइट। तो सर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टेंस, तो इसका तो दो डिस्टेंस रहेगा, मिनिमम ए और मैक्सिमम ए, राइट। तो कोई बात नहीं, हम लोग मिनिमम मैक्सिमम का एवरेज ले लेंगे, जो सर्किल नजर आएगा, रेडियस, राइट, यही ना। समझ गए? कल आप लोग विपान छटेका से मिले थे लाइव, आप में से कुछ? बस देखिए, क्रैक करने के लिए किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बस एक माइंड है और एक मतलब कांस्टेंट माइंड से, और ऐसा नहीं कि हाँ जो क्रैक करते हैं तो बहुत एक्सेप्शनल होते हैं, मंगल ग्रह से आए हुए होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग जैसे ही इंसान हैं, आपके जैसे इंसान हैं। 2 साल के बाद अगर आप में से ही जो रिजल्ट निकाल लीजिएगा तो वो फिर आम से खास बन जाते हैं। पहले आम आदमी रहते फिर खास आदमी हो जाते हैं, यही होता है ना डिफरेंस। फिर उनके बातों को लोग सुनता है बिना क्रैक के। अगर मैं 10 तरह का बात कोई बोलते रहेगा कि फॉलो कर लो, तो लोग उतना ध्यान नहीं था, वही किसी पोस्ट पे चलाता है, किसी जगह पे चलाता है, उसका बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो और मैं जानबूझ के जो भी बच्चे क्रैक करते हैं, तो या अभी तो खैर ऑनलाइन ही हुआ, पहले लाइव ही सारे बच्चों को बुलाकर मतलब क्लासरूम में, जैसे कि उसे पहला बात तो वो हो गया रिजल्ट का ऑथेंटिसिटी, कि जो रिजल्ट आपके सामने, हाँ किसी साल बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जैसे अभी तो कुछ भी सेलिब्रेशन ज़्यादा नहीं किए, जिनका शताब्दी का हुआ था तो शायद केक भी काटा गया था, नहीं आगे केक, और मुझे एक टी शर्ट भी गिफ्ट किए थे, वो कभी कभी मैं पहन के आता हूँ, तो बहुत अच्छा फील हुआ था, टी शर्ट से नहीं रिजल्ट से। तो लेकिन उन्होंने कुछ कुछ पॉइंट मार्केबल बोला। देखिए, तो कुछ ऐसा टॉपिक रहता है, चैप्टर रहता है जिसको हम लोग इंटरेस्ट नहीं देते हैं, वैल्यू भी नहीं देते हैं, उसको मैं भी ऑड चैप्टर नाम देते रहता हूँ। वो तो इंटरेस्टिंग नहीं रहता है, तो सोचते कि मैं नहीं पढ़ाऊँगा, समथिंग लाइक दिस। बट ऑड चैप्टर समथिंग लाइक यूनिट एंड डायमेंशन बहुत लाइटली लेते हैं, चलो हो जाएगा, राइट। एरर इन मेजरमेंट लाइट चैप्टर, जितना इंटरेस्ट रेस्ट एंड मोशन में आता है उतना एरर इन मेजरमेंट में ना आया होगा, या यूनिट एंड डायमेंशन में, या वर्नियर कैलिपर। लेकिन कुछ क्वेश्चन तो वहाँ से भी है, इसलिए जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं उनको पता है कि ऑड चैप्टर है, बच्चे इसको में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, वहीं से 1-2 क्वेश्चन दे देंगे। इसलिए हम लोग को कोई चीज़ इंटरेस्ट हो या ना हो, देखते हैं अभी पूरा दुनिया गिलोय पी रहा है, वो कितना कड़वा होता है। तो हर टाइम से अच्छा खाना नहीं खा सकते, साथ में हेल्दी रहने के लिए कुछ टफ खाना भी खाना पड़ता है। इसलिए सेम सिचुएशन पूरा हर एक चैप्टर को, नीट और जेईई मेन के लिए, एडवांस के लिए नहीं, एडवांस का प्लानिंग अलग होता है। एडवांस में अगर एक चैप्टर नहीं भी आप पढ़े, बाकी सारा चैप्टर बहुत डेप्थ में पढ़े हुए हैं, तो सिलेक्शन हो जाएगा। नीट और जेईई मेन में अच्छा परसेंटाइल के लिए थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, बट हर चैप्टर को टच करना है, थोड़ा थोड़ा ही बट हर चैप्टर को टच करना है, ओके। क्योंकि यहाँ पे एक एक क्वेश्चन से परसेंटाइल बहुत ज़्यादा भाग जाएगा। आपको लगेगा अच्छा मेरे फ्रेंड्स तो मेरा 1 ही मार्क्स कम है, लेकिन पता चलेगा कि उसी कारण आपको रैंक कम से कम तो 4000 का डिफरेंस आ जाएगा। मेरे फ्रेंड के बीच में 2 मार्क्स का डिफरेंस है, 225 223। मेरा रैंक 1920 है, उसका रैंक 2800 है, ओनली 2 मार्क्स का डिफरेंस आईआईटी में। इसलिए बहुत शांत दिमाग करके, और 11th क्लास में भी बोलता हूँ कि पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए, राइट। तो इतना जो टाइम लगा, देखते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में मैं प्रॉपर स्लोप में टाइम दिया हूँ। वो चैप्टर तो एनसीईआरटी में है भी नहीं, मैथमेटिकल टूल नहीं है, बट फिर भी क्यों दिया गया है? नोमेनक्लेचर कोई चैप्टर है बट फिर भी टाइम दिया गया है। तो पहले आपको पिलर प्लिंथ बेस मजबूत किया गया है। एक बार आपका हर एक चीज़ का प्लेट, ये प्लेट में ही मेरा एक क्लास चला गया, प्लेट समझाने में
हायर पोटेंशियल का, लोअर पोटेंशियल का, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कैसे होगा, ये सब कहाँ कुछ नहीं है किसी, अगर एनसीईआरटी के थ्रू जाएंगे तो ये एक्चुअली है क्या क्या, इससे हम लोग को एक ओवरऑल आइडिया मिल रहा है चीज़ों को पढ़ने का तरीका, उस एक सिस्टमेटिक सीक्वेंस में जा रहा हूँ। और केमिस्ट्री तो इतना पढ़ा देते हैं 2 साल में, एट वर्स्ट सिचुएशन कोई स्टूडेंट को टाइम नहीं मिलता है, मेरा नोटबुक ही 2 बार देख लेगा, उसमें थ्योरी और करवाया, सच में बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं अपना तारीफ कर रहा हूँ, सच इतना सारा क्लास में आप लोग क्या मूल कॉन्सेप्ट या कोई भी चैप्टर में सिर्फ थ्योरी पढ़ाते जा रहे हैं, उस पर प्रॉब्लम भी करवाते जा रहे हैं, नोट का सिर्फ थ्योरी किया है, उस पर एग्जाम्पल भी लिए हैं, बहुत एग्जाम्पल लिए हैं क्लास में बोर्ड पे, तो उतना भी अगर आप डाइजेस्ट कर लेते हैं तब भी 45 में कम से 40 क्वेश्चन तो नीट में सॉल्व करके आ जाइएगा। वो तो एटवर्स सिचुएशन जो एकदम महान लेजी होते हैं उनके लिए है बात, और जो थोड़ा एक्टिव हैं कि ये भी मेरा कर लिया और साथ में असाइनमेंट भी सॉल्व करते हो जा रहे हैं, और थोड़ा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी पढ़ लिए, तब तो सोने पे सुहागा। एनसीईआरटी भी हो गया, मेरा कैटलिस्ट का असाइनमेंट भी हो गया, और मेरा थ्योरी पूरा एकदम, लेकिन कम से उसको 2-3 बार रिवीजन करना पड़ेगा। और सीखने के टाइम पे स्लो, रिवीजन के टाइम रिवीजन बहुत फास्ट होना चाहिए। रिवीजन जैसे ही बोलेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवीजन करना है 2 दिन में हो जाना चाहिए पूरा, इलेक्ट्रॉनिक से सब कुछ फटाफट, क्योंकि कुछ लोग सोचे नहीं रिवीजन को ही फिर से सोचते बड़ा आराम से पढ़ेंगे लाहे लाहे, रिवीजन 2 दिन में क्यों, क्योंकि ये सोच कर करना है कि वापस भी रिवीजन दोबारा कर लेंगे अगर कहीं पे कुछ छूट गया तो। जब रिवीजन करना शुरू कीजिएगा तो उसी टाइम पे शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दीजिएगा, दोनों काम, रिवीजन का रिवीजन, शॉर्ट नोट्स का शॉर्ट नोट्स, राइट। एनीवे, तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये आज के क्लास का लास्ट थ्योरी, चलिए नेक्स्ट क्लास मेरा यहाँ से ही रहेगा, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास शायद एटॉमिक स्ट्रक्चर का थ्योरी का लास्ट क्लास।